हेलो गाइस, तो बढ़ते हैं आगे इस सेशन में। देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी सोलबिलिटी की। किसकी बात कहते हैं? सोलबिलिटी की। और हमने ये कहा था कि जो हमारी सोलबिलिटी होती है, इस सोलबिलिटी को कुछ चीजें अफेक्ट करती है, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बराबर है ना? हम लोगों ने बात की थी कि जो नेचर ऑफ सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, हमारे किस तरह से सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऐसे और कौन सी चीज होती है जो हमारे उसके सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज करते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, ओके। इस कंटेनर में मैं 10 ग्राम कोई तो भी एक्स वाई कंपाउंड है, जो कि मैं यहाँ पे 10 ग्राम यहाँ पे डिसॉल्व कर रहा हूँ और वो यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, ओके। एक दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं फिर से मेरा वाटर है, मैं यहाँ पे 20 ग्राम एक्स वाई कोई तो भी नाम का कंपाउंड यहाँ पे डिसॉल्व कर रहा हूँ, ओके। ऐसा हो। अब मुझे बताइए इस कंटेनर में जो वाटर है, यहाँ पे जो एक्स वाई का कंपाउंड में ऐड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 ग्राम, ओके। ये भी कंटेनर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ भी मैं एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी भी कैपेसिटी सिर्फ 10 ग्राम है। इसकी भी कैपेसिटी कितनी है बेटा? 10 ग्राम है। इसका मतलब ये भी सिर्फ 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है? 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। तो मुझे बताइए, मुझे अगर यहाँ पे 20 ग्राम सोल्यूट अगर डिसॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज अगर करते हैं मुझे यहाँ पे 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करना है, और ये 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी कैपेसिटी 10 ग्राम ही थी, लेकिन मुझे 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया बेटा? टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद मुझे बताइए, क्या ये 20 ग्राम सोल्यूट यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सर आपने अभी तो बताए थे कि अगर मुझे यहाँ पे सोलबिलिटी बढ़ाना है, देखिए इसकी कैपेसिटी 10 ग्राम थी, अभी आपने बताया थी कि अगर मुझे वहां पे सोलबिलिटी अगर उसकी बढ़ाना है तो मुझे वहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कंडीशन बढ़ाने के बाद मैंने अगर मान के यहाँ पे 20 ग्राम अगर सोल्यूट मुझे डिसॉल्व करना था, तो मैंने टेम्परेचर तो बढ़ा दिया, मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड कर दिया। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा कंप्लीटली सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। हो सकता है बेटा, यही कंडीशन है, हो सकता है। डजंट मीन दैट कि होगा, या डजंट मीन दैट कि नहीं होगा। बिकॉज यही चीज तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो हमारा टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी, कि सोलबिलिटी को टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। क्योंकि कंडीशन क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि अगर मैं वहां पे टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा ही तो वहां पे हमारा सोलबिलिटी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब है या नहीं है ये तो चीज हमें चेक करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा क्या है? कंटेनर है। इस कंटेनर में मेरा लिक्विड है, मतलब वाटर है, मेरा सॉल्वेंट जो है मेरा वाटर है, ओके। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ऐड किया जो है हमारा KNO3, बोलता है बेटा KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। अब मैंने यहाँ पे KNO3 ऐड किया। अब मैं जानता हूँ ये KNO3 जो है बेटा, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, K प्लस NO3 माइनस हो जाएगा। अरे हाँ है ना? इट मींस ध्यान दीजिए बेटा, कोई भी कंपाउंड अगर वहां पे डिसॉल्व होता है, तो कोई भी कंपाउंड डिसॉल्व होने के लिए वो जो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी जो होती है बेटा, वो हमेशा होती है, दैट इज व्हाट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा इक्वल होती है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ लैटिस। मैंने जब भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी सोलबिलिटी होती है, सोलबिलिटी कभी ना कभी हमारी हमेशा सेम नहीं होती है, सोलबिलिटी हमारी वैरी होती है, और उसको वैरी होने के लिए बहुत सारी चीजें होती है वहां पे इंपॉर्टेंट, दैट इज साइज होता है, इंटरेक्टिव फोर्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ओके। दैट इज व्हाट, अगर मुझे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की चेंज इन एंथैल्पी अगर निकालना है तो इक्वल होती है, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ लैटिस, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सर ये हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करते हैं मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने NaCl डाल दिया, तो Na पॉजिटिव Cl माइनस बन गया, हाँ है ना? और इसमें वाटर मॉलिक्यूल था, तो 100% क्या हो जाएगा, जो Na पॉजिटिव है या जो Cl माइनस है, इसके सराउंड में मेरे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, दैट इज व्हाट Na पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा O माइनस, और ये H प्लस, ये H प्लस, ये O माइनस, H प्लस, H प्लस, ये O माइनस, ये H प्लस, ये H प्लस, ये O माइनस, H प्लस, H प्लस, है ना? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड में Na पॉजिटिव जो हमारा आयन है, इसके सराउंड में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंड में आ चुके हैं, सेम ये इसके भी सराउंड में आ जाएंगे, दैट इज व्हाट Cl माइनस, H प्लस, O माइनस, है ना?
उसके बाद क्या आ जाएगा HHO। इसका मतलब इसके भी सराउंड में क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल आ रहा है। मतलब जो हमारा आयन है बेटा उसके सराउंड में जब वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो उस समय जो हमारा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रेशन। तो ये जो होता है हाइड्रेशन बेटा, मतलब किसी भी सॉल्यूशन का अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है वो दो चीजों में बनता है, दैट इज व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, होता क्या है कि अगर मैंने मान के चलिए इस सॉल्वेंट में मैंने KNO3 को ऐड कर दिया, इस सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड किया बेटा, KNO3 ऐड कर दिया। अब मैं जानता हूं KNO3 को ऐड कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं KNO3 के क्रिस्टल को ऐड कर रहा हूं। अब हम लोग जानते हैं डिसॉल्व होना मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए कि इस क्रिस्टल को, इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए इस वाटर ने एनर्जी प्रोवाइड किया। इस ये जो हमारा KNO3 है, इसके क्रिस्टल को, ये जो KNO3 है बेटा, इसके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी किसने प्रोवाइड किया बेटा, वाटर ने एनर्जी प्रोवाइड किया। और इसको ब्रेक करने के लिए दैट इज व्हाट, K प्लस NO3 माइनस, इस आयन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए और आयन फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थे वो किसने प्रोवाइड किया बेटा, इस वाटर ने प्रोवाइड किया। और इसको ब्रेक करने के लिए, इस क्रिस्टल को, इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी, सपोज करते हैं इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी 40 जूल। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी बेटा, 40 जूल। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी बेटा, 40 जूल। कितनी लगी, 40 जूल। इज दैट क्लियर? मतलब इसने एनर्जी क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब किया बेटा, क्या किया बेटा, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ध्यान में रखिए, एब्जॉर्ब करते टाइम में वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है और रिलीज करते टाइम में वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव हो जाती है। ओके, अब मुझे बताइए, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी और इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी किसने प्रोवाइड किया बेटा, वाटर ने प्रोवाइड किया। इसने अपनी एनर्जी इसको दिया क्रिस्टल को। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा क्रिस्टल है बेटा, ये हमारा ब्रेक हो गया, काय के फॉर्म में आ गया बेटा, आयनिक फॉर्म में आ गया। अब मुझे बताइए, इसको डिसॉल्व होना मतलब इसका हाइड्रेशन होना चाहिए, हाँ है ना। कोई भी चीज वहां पे सोल्यूबल होंगी, मतलब डिसॉल्व तभी होंगी जब उसका, अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब इसके सराउंड में भी वाटर मॉलिक्यूल आना चाहिए, इसके भी सराउंड में जाना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल आना चाहिए। जब इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल, इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल, इसके बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन बनेंगे तभी तो वहां पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा ना, हाँ है ना। इसका मतलब उसका हाइड्रेशन होना चाहिए। और सपोज करते हैं ये क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी थी 40 जूल, लेकिन उसके हाइड्रेशन को होने के लिए, उसके हाइड्रेशन को होने के लिए, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व होने के लिए जो एनर्जी लगी बेटा वो होती है 10 जूल। एनर्जी कितनी थी बेटा, 10 जूल। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि इसको ब्रेक करने के लिए 40 जूल एनर्जी लगी। इसको ब्रेक करने, उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी, 40 जूल, लेकिन उसको डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी कितनी लगी, सिर्फ 10 जूल। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, 30 जूल एनर्जी जो है हमारे बच चुकी है। अरे हाँ है ना। लेकिन अब बात ऐसी है बेटा कि इसको डिसॉल्व होने के लिए सिर्फ, मतलब इसने सिर्फ कितनी एनर्जी रिलीज किया, सिर्फ 10 जूल एनर्जी रिलीज किया, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही थी, 40 जूल। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे जो सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ वहां पे एक ही क्रिस्टल लैटिस वहां पे ऐड कर रहा हूँ, नहीं वहां पे नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिस वहां पे मैं ऐड कर रहा हूँ, बराबर है ना। इसका मतलब एक क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए अगर 40 जूल एनर्जी लग रही है तो वहां पे मुझे बहुत सारे क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेंगे, हाँ है ना। लेकिन बात ऐसी कि बेटा यहाँ पे एनर्जी ये ज्यादा ले रहा है और कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, ज्यादा एनर्जी ले रहा है और कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो उसकी सराउंडिंग हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। अब सराउंडिंग ठंडी हो जाएंगी, इसका मतलब दूसरे क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगे ना। तो उसके दूसरे क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी अगर मुझे चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब मैं ये टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तभी क्या हो जाएगा, जो मेरे दूसरे क्रिस्टल लैटिस है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी मिलेगी। अरे हाँ है ना। मतलब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन है बेटा, ये क्या है बेटा, डिसोल्यूशन जो है, ये डिसोल्यूशन कौन सी टाइप का है। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए मुझे क्या हो रहा है बेटा, अब मुझे दूसरे क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। क्या प्रोवाइड करना पड़ रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। मतलब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन हो रहा है कौन सा हो रहा है बेटा, एंडोथर्मिक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एंडोथर्मिक। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड वहां पे डिसॉल्व तभी होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड वहां पे सोल्यूबल तभी होगा जब मैं टेम्परेचर प्लॉट करूंगा। इसका मतलब जैसे ही मैं, अगर मेरा डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो सर आपने अभी तो डाउट दिखाया थे, आपने तो बोले थे ऐसे जरूरी नहीं कि वहां पे सोल्युबिलिटी बढ़ेंगे इस करके टेम्परेचर बढ़ाने से। तो बेटा समझने की कोशिश करेंगे, ये कंसेप्ट समझा बेटा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब इस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करेंगे, ज्यादा एनर्जी लग रही थी एब्जॉर्ब, ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, कम एनर्जी रिलीज कर रहा था, बराबर है ना। इसका मतलब दूसरे क्रिस्टल को मुझे ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम लोगों ने टेम्परेचर थ्रू प्रोवाइड किया, बराबर है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग ठंडी हुई थी। तो मुझे दूसरे सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाँ है ना। लेकिन
अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे KNO3 की जगह और कोई कंपाउंड लेता हूं, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे कोई और कंपाउंड ऐड करता हूं। ओके, ये वाला कंटेनर है, ये वाला कंटेनर है। इस कंटेनर में मान के चलिए मैंने KNO3 के जगह CaCO3 ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया। अब मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या ऐड कर रहा हूँ? सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ। ओके, इट मींस दैट सेम हियर, यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन की अगर एंथैल्पी निकालना तो मुझे पता है लैटिस एंथैल्पी लगेगी और उसके बाद हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी लगेगी। अब सपोज करते हैं ये जो CaCO3 मैंने ऐड किया, अब इस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी इस बार लगी 10 जूल। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी बेटा? 10 जूल। लेकिन इसका हाइड्रेशन होने के लिए, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब Ca2 पॉजिटिव CO3 2 माइनस इस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लाने के लिए एनर्जी कितनी लगी? सिर्फ 10 जूल लगी। लेकिन इसका हाइड्रेशन होने के लिए, हाइड्रेशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जब इसको अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर सराउंड कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। इसका हाइड्रेशन के लिए एनर्जी, इसको हाइड्रेट करने के लिए जो एनर्जी लगी वो होती है 40 जूल। इसको हाइड्रेशन करने के लिए कितनी एनर्जी लगी बेटा? 40 जूल। अब मुझे बताइए ये एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब ये हाइड्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये डिसॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहा है, कंप्लीटली जब सोल्यूबल हो रहा है तो ये एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है? 40 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ये कम एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लग रही है, लेकिन इसका हाइड्रेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है। मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है बेटा? 40 जूल। इसका मतलब क्या है? 40 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा? 30 जूल। अरे हाँ है ना? इसका मतलब इस बार वाटर क्या हो जाएगा बेटा? मेरा वार्म हो जाएगा। हाँ है ना? गर्म हो जाएगा मेरा पानी। और अगर मुझे बताइए, अगर ये वाटर अगर गर्म हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है बेटा? गर्म हो रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, सपोज टू बी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, तो हमेशा ध्यान में रखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा, तो अगर एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो ये जो हमारा मतलब ये हाइड्रेशन होते टाइम में जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। वो एनर्जी तभी रिलीज होंगी बेटा, वहां पे ध्यान रखिए, एनर्जी तभी रिलीज होंगी जब मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगा। जब मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगा, अगर मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा, तो ये जो हमारा क्रिस्टल है बेटा, इसका जब हाइड्रेशन हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। और एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा मतलब हाइड्रेशन नहीं कर पाएगा। हाइड्रेशन नहीं कर पाएगा मतलब वो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा? वो सोल्युबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? वो सोल्युबल नहीं हो रहा है। सोल्युबल क्यों नहीं हो रहा है बेटा? बिकॉज वहां पे वो हाइड्रेशन नहीं कर पाया। हाइड्रेशन क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज वो एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है। और ये एनर्जी रिलीज क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज मैं बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा। बाहर हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर मुझे बाहर से टेम्परेचर मिल रहा है तो मैं एनर्जी रिलीज नहीं कर पाऊंगा। मुझे एनर्जी रिलीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एनर्जी यहाँ पे तभी रिलीज कर पाऊंगा जब मैं बाहर का सराउंडिंग क्या होगा? कूल होगा। बाहर का सराउंडिंग क्या होगा बेटा? कूल होगा। यही कंसेप्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन बेटा क्या है बेटा? इसका डिसोल्यूशन जो है वो क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है? ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये डिसोल्यूशन कौन था? एक्सोथर्मिक था, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। इसका डिसोल्यूशन कौन था? एक्सोथर्मिक था। कौन था? एक्सोथर्मिक था। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो सोल्युबिलिटी बढ़ेंगे नहीं, इस समय सोल्युबिलिटी क्या होंगी बेटा? घटेंगी। इस समय सोल्युबिलिटी क्या होंगी? घटेंगी। यही मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि जो हमारी सोल्युबिलिटी होती है, क्या होती है बेटा? सोल्युबिलिटी होती है। टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर किस तरह से सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है? कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है। उसके लिए डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि डिसोल्यूशन मेरा एंडोथर्मिक है या डिसोल्यूशन मेरा एक्सोथर्मिक है। अगर मेरा डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सोल्युबिलिटी बढ़ेंगी, लेकिन अगर डिसोल्यूशन मेरा एक्सोथर्मिक है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी सोल्युबिलिटी घटेगी। ये कांसेप्ट और हमें थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, ध्यान दीजिए, कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिनकी सोल्युबिलिटी बढ़ेंगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, और कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिसकी सोल्युबिलिटी घटेंगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। इट मींस दैट कि क्या हो जाएगा? अगर सपोज करते हैं मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेंगे। जिसकी सोल्युबिलिटी क्या होंगी बेटा? बढ़ेंगे। जैसे सपोज करते हैं, मान के चलिए
ये हमारा KNO3 हो गया या फिर KBr हो गया, ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसकी सोलबिलिटी बढ़ती है, एकदम अप्रिशिएबली बढ़ती है जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे बेटा जिनकी सोलबिलिटी स्लाइटली बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी बेटा? स्लाइटली। जैसे मान लिया KCl हो गया, NaCl हो गया, इनकी सोलबिलिटी जो है स्लाइटली बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे बेटा जिनकी सोलबिलिटी घटेगी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता, जैसे व्हाट Na2SO4। इज दैट क्लियर? अब इसकी सोलबिलिटी घटी क्यों है, इसका मतलब ये कौन सा डिसोल्यूशन दिखाएगा बेटा? एक्सोथर्मिक। कौन सा दिखाएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है इसलिए इसकी सोलबिलिटी क्या होगी बेटा? घटी। इसकी सोलबिलिटी एकदम से बढ़ गई, क्यों? बिकॉज ये कौन सी सोलबिलिटी दिखाएंगे, कौन सा डिसोल्यूशन दिखाएंगे? एंडोथर्मिक। कौन सा डिसोल्यूशन दिखाएंगे? एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाएंगे। इज दैट क्लियर? कौन सा डिसोल्यूशन दिखाएंगे? एंडोथर्मिक दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारे सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर अफेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद और एक चीज देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलबिलिटी। ओके, ये जो भी हम लोग सोलबिलिटी देख रहे हैं ना बेटा, ये सॉलिड इन लिक्विड की देख रहे हैं। किसी देख रहे हैं बेटा? सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैसेस इन लिक्विड भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो फिलहाल सोलबिलिटी देख रहे हैं, कौन सी सोलबिलिटी बेटा? सॉलिड इन लिक्विड। देखो बेटा, सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? सॉलिड इन लिक्विड की बात करता हूं। और अगर हम लोग देखते हैं इफेक्ट प्रेशर किस तरह से सोलबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। अब सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहा हूं, तो हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड जो होते हैं कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वेयर अब मुझे बताइए, लिक्विड भी क्या इनकम्प्रेसिबल होते हैं? सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि वहां पे पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में तो क्या होता है? पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं। तो मुझे बताइए, क्या लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है क्या बेटा? यस, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है। समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं एक पिचकारी में मैंने वाटर ले लिया, पिचकारी में मैंने क्या लिया? वाटर ले लिया। अब पिचकारी के दूसरे साइड में मैंने यहाँ से बंद करके रख दिया और इधर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझे बता, प्रेशर बढ़ाने से क्या वो कंप्रेस हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं उधर से प्रेशर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इधर से प्रेशर प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रेशर बढ़ाने से मेरी उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही क्या? नहीं बढ़ रही ना। इट मीन दैट वाटर और हमारे जो मतलब जो लिक्विड है और सॉलिड जो है, दोनों के दोनों क्या है बेटा? इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसके सोलबिलिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर का सोलबिलिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो इस तरह से था सोलबिलिटी और सोलबिलिटी के इफेक्ट, मतलब जो हमारे फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? प्रेशर, अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की कंडीशन अगर लेते हैं तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, लेकिन प्रेशर किसी भी तरह से उसको अफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज व्हाट? सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, जहां पे हम लोग हेनरीज लॉ की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये कांसेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है। बहुत ही अच्छे से देखिए बेटा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।